नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पहली जो कविता है ध्वनि जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, इसका अध्ययन हमने कर लिया है। इसका गृह कार्य भी मैंने आपको भेज दिया है, लेकिन बच्चों ने गृह कार्य मुझे बहुत ही कम भेजा है। इसमें लापरवाही कर रहे हैं, तो गृह कार्य समय पर करें। इतना ज़्यादा तो मैंने गृह कार्य आपको दिया ही नहीं, 2 दिन में करवाया था, 2 दिन में एक कविता पढ़ाई थी। तो गृह कार्य साथ साथ करते रहें। विद्यालय जैसे खुलेंगे वैसे ही खुलते रहेंगे, पता नहीं कब खुलेंगे नहीं खुलेंगे, लेकिन जो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है ये आप साथ साथ पढ़ते रहें, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को भी साथ साथ करते रहें। तो आज हमें इसी पुस्तक का दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ, ये एक कहानी है। इसके लेखक हैं कामतानाथ। तो कामतानाथ द्वारा लिखित एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। तो आज हम ये कहानी पढ़ रहे हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। लाख समझते हो? लाख यहाँ पर रुपये नहीं होते हैं, लाख यहाँ पर जो चूड़ी पहनते हैं, जो औरतें हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं ना, एक तो चूड़ियाँ होती हैं कांच की और एक होती हैं लाख की। तो वे लाख की चूड़ियों के बारे में यहाँ पर, तो सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ, तो जिस लाख से चूड़ियाँ बनते हैं उसी को गोल गोल घुमा करके, और छोटे छोटे जैसे कंचे होते हैं वैसे ही सुंदर सुंदर गोलियाँ लाख की बना करके वह बदलू देता था। इसलिए लेखक को वह सारे गांव में सबसे अधिक प्रिय लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो ये बदलू कहाँ का था? लेखक के ननिहाल का था। तो ननिहाल जाने की भी इच्छा लेखक इसलिए होती कि वहाँ पर उसे लाख की गोलियाँ मिलती थी। तो जब भी वह ननिहाल से लौटता तो उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियाँ होती। तो देखो ये एक चित्र है, जो बोलते हैं ना मणियार, तो ये चूड़ियाँ बनाता है। ये हाथ में एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी का सिरा एक तरफ से पतला से होता तो आगे तरफ मोटा होता है, कि छोटी चूड़ी फिर आगे बड़ी बड़ी बड़ी, जो अलग अलग साइज़ की चूड़ियाँ एक ही लकड़ी से बना सकता है। तो लाख को गर्म करके उसको चूड़ी को गोल आकार दे करके, और इसे लकड़ी से वह बड़ी और छोटी कर सकता है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। तो ननिहाल का था, ये तो हमने पढ़ लिया। तो ननिहाल का जो भी व्यक्ति होता है तो वह तो नाना लगता है या फिर मामा लगता है, तो बदलू को मामा कहना चाहिए। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। क्यों कहता? जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो गांव के बच्चे उसे बदलू काका कहते, तो लेखक भी उन्हें मामा न कह करके औरों के साथ साथ बदलू काका कहना ही शुरू कर दिया। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो आंगन में एक खूब बड़ा पुराना नीम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ करके ही अपना जो लाख का जो चूड़ी बनाने का कार्य था वह करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता, गर्म करता, पिघला करके उसमें अलग अलग उसे आकार देता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के, ये लकड़ी की चौखट देखो, ये है, ये लकड़ी की चौखट, ये इसे ही चूड़ी को छोटा बड़ा आकार देने के काम में आती है। तो जिसे लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी को आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी होती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी को आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो यह बताया कि किस प्रकार वह बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था।
बदलू ये कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठकर किया करता था। मच्छिए बोलते हैं ना, माचो खाट चारपाई। तो जो चारपाई का छोटा आकार होता है, थोड़ा रूप रंग मतलब उसका आकार में जो छोटी होती है, उसे हमें मच्छियों या मछलियों बोल देते हैं। जो बहुत ही पुरानी थी, बगल में ही उसका एक हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता, तो लेके उसे बदलू काका कहता और बदलू उसे लल्ला कहा करता था। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो पहले बनाता और बना करके उसे थोड़ा कुछ क्षण तक निहारता रहता कि ये किस प्रकार की बनी है, कैसे बनी है। बदलू मणिहार था, यानी जो चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं ना, उसे बोलते हैं मणिहार। जो मणि मोती लगाते हैं चूड़ियों में, उनके लिए चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक मतलब बाप दादाओं द्वारा चला रहा व्यवसाय। उसके पिताजी भी यही वैसा करते थे, उसके दादा भी यही करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब खप जाती थी, खरीद लेते थे लोग तुरंत ही। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय होता है वस्तु के बदले वस्तु। पहले मुद्रा नहीं थी, रुपए नहीं थे, धातु मुद्रा भी नहीं थी, कागजी मुद्रा भी नहीं थी। तब लोग एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करते थे। जैसे किसी को गाय चाहिए तो वह गाय ले आया, उसके बदले अनाज दिया आया। किसी को कपड़ा चाहिए तो वह कपड़ा दिया आया, उसके बदले बकरी ले आया। तो इस प्रकार के वस्तु, एक वस्तु दे करके दूसरे वस्तु को अपना आदान प्रदान दे करके काम चलाते थे। तो यह भी पैसों से न बेच करके वस्तु विनिमय से ही उसको बेचता था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ ले जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। सारी कसर निकाल मतलब जो पहले चाहे कितने में दे हो, लेकिन विवाह के अवसर पर वह उनसे रुपए वसूल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। देखो, ऐसे ही बिना किसी अवसर के कारण पर वह चूड़ियाँ चाहे उसे फ्री में ले जाओ, उससे कोई इतनी बड़ी भारी समस्या नहीं होती, या फिर थोड़ा अनाज दे करके उसे चूड़ियाँ ले जाओ, तब वो कोई उसमें ना नुकुर नहीं करता। लेकिन विवाह पर कोई चूड़ा, उसे सुहाग का चूड़ा बोलते हैं, उसे खरीदता तो उससे कपड़े मिलते, उसकी घरवाले को कपड़े मिलते, अनाज भी और ज़्यादा अनाज मिलता और पगड़ी मिलती, रुपए मिलते अलग से, वह ऊपर से रुपए मिलते वह अलग। तो सारी कसर वह विवाह पर निकाल लेता। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। देखो, उसका व्यवसाय क्या था? लाख की चूड़ियाँ बनाना उसका व्यवसाय था, उसका पैसा था। तो वह किसी के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता तो उसे कुढ़ होती, चिढ़ता, वो कुढ़ता, क्रोध आता, गुस्सा आता। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में।
मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ, मर्द मतलब अपने पति का हाथ है। देखो ये इसकी चारपाई है, ये छोटे मच्छिया जिसे आप थोड़ा पिड्डो भी बोल देते हैं कि पिड्डा। तो छोटा चारपाई छोटी मच्छिया है, उस पर ये लेखक बैठा हुआ है, उस पर बड़ी पर बदलू बैठा हुआ है, आपस में बैठे करे बातें कर रहे हैं। तो बदलू ने क्या कहा कि शहर की बात और है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का, मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न, लाख की चूड़ियाँ पहन ले तो मौज ना आ जाए। देखो कांच की चूड़ियाँ बहुत ही बारीक पतली और हल्की होती हैं, इसके विपरीत जो लाख की चूड़ियाँ आती हैं वो थोड़ी मोटी और भारी होती हैं। तो उसने थोड़ा व्यंग्य भी किया है यहाँ पर कि जो गांव की औरतें हैं उनका हाथ मजबूत होता है काम करने से, जबकि शहरी औरतें होती हैं उनकी कलाई बहुत नाजुक होती है, तो अगर वे लाख की चूड़ियाँ पहन लेंगे तो उनके हाथ में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। कैसे? जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों में के अतिरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि वह लगभग रोज ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। देखो ये आज से कई वर्षों पहले की ग्रामीण जीवन की कहानी है। तो उसमें क्या कहा कि अब देखो उसका नए जाति का न और का लेखक की, लेकिन उसके पास जाता तो रोज दूध नहीं, दूध के ऊपर की जो मलाई है वह मलाई लेखक के लिए रखता था, उसे पिलाता था। कितना अपनापन था दोनों बीच में, कितना प्रेम था। अपने घर से दो चार उसे आम भी रोज खिला देता। एक आज का समय देखो कितना समय में परिवर्तन आ गया है। आज अपने घर वालों को ही मलाई देने में लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। मलाई तो दूर की बात है, दूध देने में कहते हैं कि दूध में थोड़ा पानी डाल दो। तो ये थोड़ा समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। धीरे धीरे जो शहरी संस्कृति थी वही शहरी संस्कृति अब हमें ग्रामीण जीवन में भी देखने लगे हैं। मैं बहुधा बहुधा मतलब अक्सर ज़्यादातर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। पहले देखो छुट्टी, गर्मियों की छुट्टियों में पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए क्या होता था, ननिहाल होता था। कहीं पर घूमना हो चलो ननिहाल चलते हैं। तो अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार में ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। जब बच्चा था तो 8-10 साल बाद उसमें तो लाख की गोलियाँ देखो, आम से भी अधिक, मलाई से भी अधिक लेखक को वह एक दो गोलियाँ देता लाख की बना करके रंगीन, उसकी रुचि थी। लेकिन जब वह बड़ा हो गया 8-10 वर्ष बाद में बच्चे की रुचियों में, उसके आदत में, उसकी पसंद में परिवर्तन होता रहता है। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसमें उनकी गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। तो 8-10 वर्ष का समय बीत गया। तो जो मैंने बताया ना, शहरी संस्कृति धीरे धीरे गाँव में पहुंचती है। तो जो कांच की चूड़ियां पहले शहरों में पहनते थे वही कांच की चूड़ियां अब गाँव में भी पहनने लगे। विरले ही हाथों में, यानी बहुत ही कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो
लेखक को उसकी याद आई और वहाँ पर पहुँच गया। अब उसके आगे का अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।